नमस्कार विद्यार्थियों, अपने आज करेंगे भूगोल का लेसन नंबर 2। पिछली वीडियो में हम लेसन नंबर 1 कर चुके हैं। आज करेंगे अपने भूगोल का लेसन नंबर 2, क्लास 10वीं का। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों हो जाओ तैयार लेसन नंबर 2 पढ़ने के लिए। अध्याय 2 नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। तो आप जानते हो इंडिया में वनों का वितरण बड़ा असमान है। यहाँ समान ही होगा, असमान होगा। यहाँ क्या है? असमान है, समान नहीं है। इसमें कई राज्यों को वितरण बड़ा, कईयों को अधिक, कईयों को विरल है। हरियाणा में कुल क्षेत्र का 3.8% भाग पर वन है। वहीं अंडमान निकोबार में बात करें तो वहाँ पर 86.9। विद्यार्थियों को कितनी बड़ी बात है, जहाँ एक राज्य में सिर्फ 4% के आसपास ही वन मिलते हैं, वहीं दूसरे राज्य में लगभग 87% भाग पर वन मिलते हैं। एक अनुमान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, निकोबार द्वीप समूह में 60% से अधिक भूभाग पर क्या है? वन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? वन बने हुए हैं। परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू, दिल्ली आदि राज्यों में 10% से भी कम भूभाग पर। वैसे देश के अधिकतर भूभाग में वनों के अधीन क्षेत्र कम है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। विद्यार्थियों, इस बात को याद रखना। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? ये भी ध्यान रखना भाई। 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में आई थी। उसके तहत 33% भूभाग क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बने प्राणियों से, जहाँ रहने वाले प्राणियों से प्राकृतिक वनस्पति और प्रकृति सुंदरता बढ़ती है। ऐसे स्थानों की सुरक्षा और प्रबंध का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। इन क्षेत्रों में मानव का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। इस एरिया में केवल अधिकारी लोग ही जा सकते हैं, वो अपने काम की देखभाल करते हैं। टूरिस्ट को वहाँ एक नियंत्रित संख्या में ही जाने दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पशु बाघ है। यहाँ किताब में चिता दिया विद्यार्थियों, बाघ है ना। जैव विविधता, किसी भी एरिया में पाए जाने जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। मतलब एक इलाके में जब अलग अलग प्रकार के जीव और अलग अलग प्रकार के पादप मिलते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात, जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है, जहाँ विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियों में से 8% प्रजातियाँ सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। लुप्त प्राय प्रजाति, अब भाई उनकी बात करें जो क्या जाते हैं, क्या है? लुप्त प्राय हो चुके हैं। मतलब अब अपने कोई वार त्योहार देखने को मिलती है। चित्ता, गुलाबी सिर वाले बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, महुआ की जंगली किस्म, उबरटिया, हेप्टा न्यूरॉन, ये घास की प्रजाति है, इत्यादि। अब देखिए भाई, कितने प्रकार के प्राणी लुप्त प्राय हैं? 79 प्रकार के स्तनधारी, 44 टाइप के पक्षी, 15 सरीसृप बोलते जो सरकते हो, जिस तरह सांप होता है, मगरमच्छ होता है, मतलब कि जो क्या हो जमीन पर रेंगते हो। 3 उभयचर क्या होते हैं? जो प्राणी जल में थल में दोनों जगह रह सकते हो, उन्हें उभयचर बोलते हैं। कछुआ, मेंढक और 1500 प्रकार के पादप यह जाते हैं क्या है? लुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। विद्यार्थियों के एग्जाम में IUCN की परिभाषा पूछी गई है, उसका पूरा नाम पूछा गया है। IUCN का पूरा नाम क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसको बोला गया IUCN। इसने प्रजातियां बांटी है अलग अलग प्रकार की। पहली है सामान्य प्रजाति, जिस प्रजाति को की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य, मतलब ऐसे प्राणी जो सामान्य मात्रा में मिलते हैं उन्हें सामान्य प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए मवेशी, मतलब गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये। इसके अलावा साल का पेड़, चिड़ का पेड़, कृंतक इत्यादि। फिर संकटग्रस्त जातियाँ, ऐसी जातियाँ जो लुप्त होने के कगार पर आ चुकी है, उन्हें संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा। ये भारतीय जंगली गधे आपको कच्छ के रण, मतलब गुजरात के अंदर आप मिल सकते हैं।
भारतीय गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर। मतलब यहाँ आप सोच रहे हो या मैं कोई शेर, ये कोई शेर नहीं है, ये बंदर है जिसकी पूंछ होती है वो शेर की तरह होती है। एक संगाई, संगाई बोलते हैं जो मणिपुर का एक अलग ही किस्म का हिरण होता है। जिस प्रकार से राजस्थान में चिंकारा नाम का हिरण मिलता है, उसी प्रकार से मणिपुर का जो फेमस हिरण है उसको बोलते हैं संगाई। सुभेद जातियाँ, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की संभावना हो जाए। विद्यार्थियों, अगर वहाँ से आपको दिखने में समस्या हो रही तो यहाँ मैंने इसको दोबारा से यहाँ लिखा है, तो उसे सुभेद प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन। मतलब यहाँ सुभेद क्या होती है, वह जातियाँ जिनकी संख्या धीरे धीरे क्या ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, और लगता है आने वाले टाइम में वो जातियाँ लुप्त हो जाएगी, उन्हें बोलते हैं सुभेद जातियाँ। फिर दुर्लभ जातियाँ, जब किसी जाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटग्रस्त होने का खतरा हो जाए। मतलब ऐसी जातियाँ जो लगभग अब एंडिंग की ओर जा रही है। हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी, हॉर्नबिल जानवर इत्यादि। फिर है स्थानीय जातियाँ। कुछ प्रजातियाँ केवल एरिया विशेष में ही मिलती है, ऐसी जातियों को स्थानीय जाति कहते हैं। उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सूअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, मिथुन भी पशु होता है। फिर लुप्त प्रजातियाँ, ऐसी प्रजातियाँ जो वर्तमान में आपको दिखने को नहीं मिलती, जो लगभग पूरी धरती लुप्त हो चुकी है, आपको किसी विशेष एरिया के अंदर ही वो मिल सकती है। उदाहरण के लिए ऐसे चीता, गुलाबी सिर वाले बत्तख इत्यादि। वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास का कारण। फिर कहते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र के एरियाज को कृषि क्षेत्र में बदला गया था। इसके साथ ही आदिवासी एरिया के बहुत बड़े भूभाग को झूम खेती और पेड़ों के बहुत बड़े एरिया को काटा गया था। किस लिए? झूम खेती के अंदर। आप जानते हो झूम खेती क्या होती है? इसमें एक विशेष एरियाज में सारे पेड़ों को जलाकर वहाँ पर खेती की जाती है। तो ऐसे बहुत बड़े एरियाज को खेती के चक्कर में काटा गया है। संवर्धन वृक्षारोपण, जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक ही प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाता है। यहाँ देखो एक मुख्य बात जो आपके सामने आ रही है वो है व्यावसायिक महत्व। मतलब यहाँ पेड़ पौधे लग रहे हैं पर उसका नेचर क्या है? पैसे कमाने, ठीक है ना। उदाहरण के लिए आपको अपने एरियाज में आपके आसपास में किन्नू के बाग मिल जाएंगे, तो वहाँ आप ऐसा नहीं बोल सकते हमने वृक्षारोपण तो कितने कर रखे हैं। आपने वृक्षारोपण की, अच्छी बात है, परंतु उसका आपका मेन लक्ष्य क्या है? पैसे कमाना। तो ऐसे वृक्षारोपण को संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण करते हैं ताकि कुछ जातियों को, कुछ पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा दे सके और इससे कुछ अन्य पौधों की जातियों का उन्मूलन भी हुआ है। मतलब कुछ पौधों की जातियां इन पौधों के लगाने से नष्ट भी हुई है। अब विकास परियोजनाएं, आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। इससे जंगलों को भारी नुकसान मिला है। 1951 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का वन काटा जा चुका है। मतलब जब भी बड़े बड़े पुल या डैम या बांध, नहरें ऐसी बनती है तो बड़े एरियाज के पेड़ों को काट दिया जाता है ताकि वहाँ से नहर को निकाला जा सके। खनन क्या होता है? खनन से भी कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के लिए बक्सर टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट नामक खनिज निकालते हैं तो वहाँ पर भी क्या है? बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जाता है। संसाधनों का असमान बंटवारा, अमीर और गरीबों के बीच में संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग तो संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को नुकसान अधिक पहुंचाते हैं। कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव, संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ पड़ता है। उदाहरण के लिए ईंधन, चारा, पेयजल, अन्य मूलभूत चीज़ें
इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लेने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर चलना पड़ता है। इसके अलावा वनों के कटने से बाढ़ और सूखे जैसी विपदाएं सामने आती है। इससे भी क्या है, गरीबों को बहुत कष्ट होता है। वनों के काटने से संस्कृति में बहुत कमी हुई है। कुछ लोग अपने पारंपरिक तौर तरीकों से जीवन यापन करने के लिए वनों पर निर्भर थे। ऐसे लोगों का वन उन्मूलन करने से उनकी जीविका के साधन खत्म हो गए। अब उन व्यक्तियों को जीविका के साधन ढूंढने के लिए नए नए साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इससे उनकी जड़ें जमी हुई थी उस गांव में, उस एरियाज में, अब वो अपने पारंपरिक आवास और संस्कृति को छोड़ने में क्या हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1960 और 70 दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीव की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई और बची हुई संकटग्रस्त जातियों पर शिकार पर रोक लगा दी गई। वन्य जीवन के बिजनेस पर रोक लगाई गई। वन्य जीवों के आवास को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई। कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए। कुछ खास जानवरों की रक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। अब संरक्षण के लाभ क्या हैं? तो संरक्षण से बहुत लाभ होते हैं। इससे हमारी जो पारिस्थितिकी है, मतलब जो एनवायरनमेंट है, उसमें विविधता को बचा सकते हैं। इससे हमारे जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं, जल, हवा, मिट्टी का भी क्या है, संरक्षण होता है। अब सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण। सरकार ने वनों को कितने भाग बांटा है? तो पहला है आरक्षित वन। ऐसे वनों में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध होता है। मतलब इस एरियाज में कोई भी आदमी जा नहीं सकता, ना ही यहाँ पर शिकार हो सकता है। कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक भाग को आरक्षित वन में रखा गया है और संरक्षण की दृष्टि से इसको बहुत ही बहुमूल्य माना गया है। फिर है रक्षित वन। ऐसे वनों में शिकार और मानव गतिविधि पर रोक होती है, परंतु इस पर डिपेंड रहने वाले आदिवासियों को कोई रोक नहीं होती। ऐसे वनों को रक्षित वन कहते हैं। कुल वन का 1/3 हिस्से को रक्षित वन के तहत रखा गया है। रक्षित वन को आग से होने वाले नुकसान से बचाया जाता है। फिर ए वर्गीकृत वन। ऐसे वन ऊपर के दोनों ही श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें ए वर्गीकृत वन कहते हैं। अब संरक्षण नीति की नई परिपाटी। अब कुछ गिने चुने कारकों पर ध्यान देने की बजाय पूरी जैव विविधता पर ध्यान दिया जाता है। इसका असर ये हुआ, अब न केवल बड़े स्तनधारियों पर बल्कि छोटे मोटे कीट पतंगों पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। 1980 और 86 के वन्य जीव अधिनियम के बाद नई सूचनाएं जारी हुई। इन सूचनाओं के अनुसार अब कई 100 प्रकार की तितलियां, मोत, बीटल, ड्रैगन फ्लाई, इनको भी क्या है, रक्षित जीवों की श्रेणी में रखा गया है। और 1991 में इस लिस्ट में पादपों की 6 जातियों को भी इसमें शामिल किया गया। अब समुदाय और संरक्षण। इस बात को कई समुदायों ने मान लिया है कि संरक्षण से उनके जीवन यापन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए अब कुछ लोग कई जगहों पर सरकार के संरक्षण के प्रयासों के साथ भागीदारी भी कर रहे हैं। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में रहने वाले गांव के लोगों ने, भाई आपको पता नहीं होगा भाई सरिस्का है वो कहाँ पर है, वो है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। कई लोगों तो अब वन्य जीव के आवास की रक्षा करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की अनदेखी कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण अलवर जिले में देखने को मिलता है। इस जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन को भैरव देव डाकव सेंचुरी नाम से घोषित किया है। वहाँ के लोगों ने वन्य जीव की रक्षा के लिए अपने ही कानून, अपने नियम बनाए हैं। कौन सा गांव भैया? 5 गांव में अलवर के, उन्होंने अपने देवता भैरव देव के नाम से एक वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया है। हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदायों में प्रकृति की पूजा प्राचीन रही है। जंगलों में पवित्र पेड़ों के झुरमुट इसी बात को हमें बताते हैं कि लोगों ने उन पेड़ों को भगवान माना है, भगवान मान उनकी पूजा की है।
उसी कारण आज भी हमें कई पेड़ सुरक्षित देखने को मिलते हैं। वनों में ऐसे स्थानों पर मानव की कोई भी प्रकार की गतिविधि नहीं हो सकती है। छोटा नागपुर के मुंडा जाति और संथाल लोग महुआ और कदम के वृक्ष की पूजा करते हैं। उसी तरह उड़ीसा और बिहार के आदिवासी समुदाय इमली और आम की पूजा करते हैं जब उनके एरियाज में या उनकी जाति में कोई शादी होती है। भगवान हनुमान जी को वानर वंश का माना गया। अधिकांश स्थानों पर इसी मान्यता के कारण बंदरों और लंगूरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा जाता। राजस्थान के बिश्नोई, जहाँ जिन गांवों में बिश्नोई लोग ज़्यादा हैं, वहाँ चिंकारा, नीलगाय और मोर को बहुत अधिक संरक्षण मिलता है। मतलब बिश्नोई जाति है वो प्रकृति की रक्षक जाति मानी गई है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। संरक्षण कार्य में समुदाय की भागीदारी का एक उदाहरण और है, वो चिपको आंदोलन। टिहरी और नवोदय के बीज बचाओ आंदोलन जैसे संगठन दिखा दिया है। रासायनिक उर्वरक मतलब केमिकल वाली खाद की बजाय अनाजों की पैदावार करना संभव है। मतलब विदाउट हानिकारक पदार्थों के यूज किए बिना भी हम क्या खेती कर सकते हैं। स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षण में भागीदारी का एक उदाहरण है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यह कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 से चला आ रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गाँव के लोग अपनी संस्था का निर्माण करते हैं और संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों पर कार्य करते हैं। इसके बदले सरकार उन्हें कुछ वन संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार देती है। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगरों को बचाने के लिए मत्स्य बाघ को बचाने के लिए इंडिया में 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। 20वीं सदी के शुरुआत में 55,000 के आसपास टाइगर थे जो 1973 में 1827 की संख्या में ही रह गए। अब बाघ की आबादी कम क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या खतरे हैं? तो खतरा नंबर 1, लोग इसका व्यापार करते हैं। बाघ की खाल का, बाघ के नाखूनों का, हड्डियों का लोग व्यापार करते हैं, इसीलिए बाघ को मारा जा रहा है। इसके अलावा पेड़ पौधे कम हो रहे हैं तो जो शाकाहारी जंतु है वो मर रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और जानते हो बाघ को शिकार चाहिए, जब शाकाहारी जंतु रहेंगे नहीं तो बेचारा बाघ जिंदा कैसे रहेगा। इसके अलावा कई लोग बाघ को भोजन के रूप में खाते हैं। इसके अलावा आवश्यक जंगली उपजातियां भी क्या हो रही, कम हो रही है। अब इंडिया के मुख्य टाइगर रिजर्व कौन से? विद्यार्थियों इनको आप ढंग से याद कर लेना। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल है। भाई इसको जानते हो, सुंदरवन इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है? अलवर में है। मानस टाइगर रिजर्व असम के अंदर है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। तो विद्यार्थियों आज अपना लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और आप इसको नोट्स के रूप में बना लीजिए ताकि जब स्कूल खुले आपको पढ़ाई में ये सहायता देंगे, आप हेल्प करेंगे। तो विद्यार्थियों अभी तक आपने चैनल लाइक नहीं किया है तो चैनल लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।